हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। आज क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे, जैसा कि हमने कहा था द्विआधारी नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। इसके पहले जो है हम लोग रिलेशन के बारे में यानी कि संबंध पढ़ चुके हैं ए से बी में, यानी कि कोई सेट ए हो कोई सेट बी हो तो उनका कार्तीय गुणनफल जो होता है उससे जो प्राप्त समुच्चय होता है उसके उप समुच्चय जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो संबंध वही था और अभी भी वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि हम अब उसी संबंध का नाम द्विआधारी संबंध यानी कि बाइनरी रिलेशन के नाम से पढ़ते हैं हम उसको। अब बाइनरी रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक सेट लेकर चलते हैं, कोई एक सेट यानी कि ओनली वन, ए तो ए, बी तो बी। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन भी लिखे हैं एकदम सेम वैसे जैसे हम पढ़ चुके हैं, बस फर्क क्या है, ए बी नहीं है बल्कि क्या है, ए है तो सिर्फ सेट ए ही है बस। देखिए क्या है, द्विआधारी संबंध में क्या होता है, किसी समुच्चय ए का उसी समुच्चय के साथ कार्तीय गुणनफल से प्राप्त क्रमित युग्मों से बने समुच्चय के उप समुच्चयों को, समुच्चय के उप समुच्चयों को द्विआधारी संबंध कहते हैं। एकदम सेम हम पढ़ चुके हैं कि कोई समुच्चय ए व बी हो तो उनके कार्तीय गुणनफल से प्राप्त समुच्चय जो होता है, समुच्चय के उप समुच्चयों को क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। बस वहाँ दो सेट होता था, यहाँ एक सेट है और कोई डिफरेंट नहीं, सब कुछ वही है। तो वास्तव में ये द्विआधारी संबंध हम लोग समझ चुके होंगे। द्विआधारी संबंध यदि R हो तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। क्या, A क्रॉस A मतलब कोई सेट A हो तो उसी सेट का उसी सेट के साथ कार्तीय गुणनफल से हमें क्या मिलता है, एक समुच्चय मिलता है क्रमित युग्म के रूप में। ऐसे मिलता है ना, ऐसे तो मिलता है और भी बहुत कुछ मिलते हैं, ये तो ऐसे लिख के समझने के लिए। तो ये जो समुच्चय है, समुच्चयों के उप समुच्चय, अब हम उप समुच्चय के बारे में 11th में पढ़ चुके होंगे, हमें पता होना चाहिए उप समुच्चय क्या है। अगर नहीं जानते हो तो उसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, देखो क्या होता है। तो वास्तव में R1 क्या लिखे हैं, वैसे तो R लिखे हैं यहाँ पे, फिर R1 क्या लिखे, ये R1 क्या होता है, तो हम कह रहे हैं कि A क्रॉस A का उप समुच्चय जो होता है, उप समुच्चय जो होता है वह होता है संबंध, बाइनरी संबंध। वास्तव में एक सेट में बहुत से समुच्चय बनाए जा सकते हैं, समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चय याद होगा। R1 को हम रिक्त समुच्चय भी ले सकते हैं क्योंकि इसका क्या, उप समुच्चय जब हम निकालते हैं तो एक रिक्त भी मिलता है। R2 नाम, R1 R2 रिलेशन का नाम लिख रहे हैं, समझ लो उप समुच्चय निकाल रहे हैं, अब उस समुच्चय का नाम है तो R1 R2 क्या हो जाएगा, R2 A, B भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं यही लिखें, हम कुछ और भी लिख सकते हैं जो इसमें हो वही और हम लोग पढ़े होंगे उसमें हम लोग जानते हैं। फिर R3, तो ये जो समुच्चय का, इस समुच्चय का जो समुच्चय बनेगा वही क्या होता है, बाइनरी रिलेशन होता है। पिछले वाला भी जो रिलेशन था एकदम सेम एग्जैक्ट यही था, बस फर्क क्या था, यहाँ बी था और क्या, वहाँ डोमेन, को डोमेन, रेंज ये सब पढ़े थे ना, तो वो ए बी के लिए था, ये याद रखना। तो ये चीज़ है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी संबंध प्रकार कितने कितने होते हैं, तो ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तत्समक संबंध पढ़ेंगे जिसको आइडेंटिटी रिलेशन है मतलब। फिर क्या पढ़ेंगे, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित संबंध मतलब साइमेट्रिक रिलेशन, फिर संक्रमक संबंध मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर 5 नंबर में प्रतिसम्मित संबंध यानी कि एंटी साइमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद 6वां नंबर आता है तुल्यता संबंध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये द्विआधारी संबंध ही ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है। हम तत्समक संबंध समझेंगे जब हम स्वतुल्य समझेंगे, सम्मित समझेंगे, संक्रमक समझेंगे, जब हम ये तीनों हमें अगर आ रहा है तभी हम तुल्यता संबंध सीख पाएंगे। तो याद रखना, बहुत अच्छे से इसको सही से सीख लेना। तो जो स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रमक होता है वह तुल्यता संबंध भी वहाँ लागू होता है, यानी कि वह तुल्यता संबंध है, याद रखना। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।
तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़े एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल्स को देखिएगा इसमें। तो हम पढ़ेंगे अब आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, जो नंबर 1 पर हमने लिखा था आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद बारी बारी से हम पढ़ते रहेंगे, वो इम्पॉर्टेंट हैं सभी, इसीलिए उसको एक साथ पढ़ेंगे, किसी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ध्यान से देखना, किसी समुच्चय ए में, ध्यान रखना ए में, यानी कि जो बाइनरी रिलेशन है हम उसको किस में पढ़ते हैं, सिर्फ एक सेट में पढ़ते हैं। तो किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है। क्या तत्समक संबंध कहलाता है? कब? जब ए कॉमा ए क्या है, क्रमित युग्म है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, बिलोंग टू आर, मतलब रिलेशन में है, जो संबंध है उपसमुच्चय जो ज्ञात होगा वही तो संबंध होता है। ए में एक रास ए से ए के जो उपसमुच्चय होते हैं वही आर है, और आर में क्या हो, आर में क्या हो, ए कॉमा ए हो, फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक क्या, ए बिलोंग टू कैपिटल ए, मतलब ये क्या है, अवयव ए समुच्चय ए में हो। यदि अवयव ए समुच्चय ए में है, मतलब अवयव ए समुच्चय ए में यदि है तो ए कॉमा ए बिलोंग टू आर हो, तो आर क्या कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है। फिर से देखो, ए इक्वल टू, यदि ए, देखो एकल लिख रहे हैं, एकल समुच्चय, तो क्या होगा, ए क्रॉस ए जब ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए कॉमा ए मिलेगा, ध्यान रखना। और ए कॉमा ए जो लिखा हुआ है यह क्या है, ए बिलोंग टू ए के लिए है, देखो ए बिलोंग टू ए के लिए ऐसा बना। फिर हम ए क्रॉस ए निकाले, मतलब बाइनरी रिलेशन निकाले, तो वहां पर हमें समुच्चय ये मिला, और इसका उपसमुच्चय ए कॉमा ए ये है कि नहीं, ये खुद का उपसमुच्चय है कि नहीं, ये देखो है यहाँ पर। उसके बाद जो है क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, यानी कि हम इसी में से एक आर रिलेशन निकालें, और रिलेशन में हम लोग क्या देखें, हम लोग रिलेशन में ये देखें कि जो ए है अवयव उसका उसी के साथ संबंध है कि नहीं है। तो ए कॉमा ए का मतलब क्या है, ए का अवयव ए है जिसका उसी के साथ संबंध है, इसीलिए यह क्या है, तत्समक संबंध है। अभी यहाँ देखो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो सिर्फ इतना समझना था कि फॉर एवरी, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, मतलब ए क्रॉस ए से हमें जो उपसमुच्चय प्राप्त होगा उसमें ये अवयव है कि नहीं है, ये अवयव पूरा, ये अवयव रिलेशन में पूरा कर्मित युग्म का अवयव होता है ना, कर्मित युग्म के रूप में, तो ये आर है कि नहीं है। और इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, समुच्चय तत्समक संबंध कहलाता है। कब? जब ऐसा हो, यानी कि कैसा हो, कर्मित युग्म बिलोंग टू रिलेशन आर, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, जहाँ आर क्या है, एक संबंध है, और इस संबंध को आई ए से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कैसे, अर्थात आई ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट ए कॉमा ए, यानी कि ये क्रमित युग्म रिलेशन में बिलोंग करे फॉर एवरी मतलब प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए, मतलब ए में जितने भी अवयव हैं वे खुद से जुड़े हो, वो खुद से ही जुड़े हो, तो क्या होगा, तत्समक संबंध कहलाएगा। तो ये चीज़ है। जैसे अब मान लो एग्जाम्पल देखो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, ए इक्वल्स टू 1 2 3, ये एक सेट है, इस सेट का उसी सेट के साथ कार्तीय गुणनफल क्या होगा, संबंध होगा, यानी कि ए क्रॉस ए मिलेगा, ये हो गया संबंध। ये कैसा संबंध है, बाइनरी रिलेशन है, यानी कि द्विआधारी संबंध है, ये पूरा क्या है, द्विआधारी संबंध है, तत्समक नहीं। ये तो ए क्रॉस ए है, तत्समक होगा कौन, आर होगा, मतलब R1 R2 R3 ये होगा कौन, उपसमुच्चय, उस समुच्चय के उपसमुच्चय ही क्या होंगे, तत्समक संबंध होंगे। कैसे, यानी कि जब ए दिया था एक राशि निकालने, ये तो हो गया बाइनरी रिलेशन निकालने। अब क्या होगा, अब हम एक संबंध दे रहे हैं R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4, और देखते हैं ये चारों संबंध में जो कर्मित युग्म लिखे हुए हैं वास्तव में कैसे क्या तत्समक बन रहे हैं। तो देखते हैं 1, 1 अवयव 1, देखो अवयव 1
ये सेट तो है वह खुद के अवयव से जुड़ा होगा। तो खुद देखो एक से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, मतलब खुद से भी जुड़ा है। 2 2 3 3 खुद से नहीं जुड़ा है, लेकिन ये पूरा क्या है, बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन कई टाइप के होते हैं, इन्हीं में से बाइनरी रिलेशन हमें मिलेंगे। हम एग्जाम्पल यही लेकर चलेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे कि हम एग्जाम्पल यही दिखाएं और इन्हीं में से हम खोज कर लिखेंगे और दिखाएंगे कौन सा रिलेशन है। तो अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ तत्समक समझना चाहिए, उसके बाद सम्मिलित ये सब समझेंगे हम लोग, है ना। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे समझते जाएंगे। तो याद रखना इन्हीं में से निकालेंगे। तो होगा क्या, R1 क्या होगा, R1 कोई संबंध होगा, कैसा है देखते हैं। 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है, किसके लिए, फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग टू ए के लिए। बताओ हमें, फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग टू ए के लिए क्या रिलेशन 1 खुद से जुड़ा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, ये देखो, अगर हम यहाँ लिख दें, चलो एक्स सच दैट ए लिखा हुआ है, बिलोंग टू आर, फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग टू ए लिख दें, तो यहाँ देखो ए सिर्फ लिखा हुआ, तो यहाँ ए लिखा हुआ है। अभी यहाँ हम हटाना चाहें तो क्या यहाँ ए लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तब क्या लिखा जाएगा, देखो लिखा जाएगा इक्वल्स टू क्या, एक्स सच दैट 1 1 2 2 3 3 फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग टू ए। तब ए के जगह पर क्या आ जाएगा, एक अवयव है ए, इसके 3 अवयव है, 1 2 3 अवयव है, तो तीनों अवयव 1 1 2 2 3 3 लिखा जाएगा। याद रखना, ध्यान से फिर से सुन लेना हमारी बात को, रिवर्स में जाकर एक बार, वही बार बोलना ठीक नहीं है। तो ये चीज़ फिर से सुन लेना, अभी हम कहेंगे, मतलब बैक में जाकर सुन लेना। तो ध्यान रखना इस बात को। और फिर से आप समझते हैं 1 1 2 2 3 3 फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग टू ए। तो वास्तव में यह एक तत्समक संबंध है। क्यों है, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। जितने अवयव हों, जो अवयव हों, वे खुद से जुड़े हो, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, आर में 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, ये कंपल्सरी है। तो देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये क्या है, तत्समक संबंध है। अब आगे जाओ, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, यह तत्समक संबंध नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वही होना चाहिए, क्या, जो अवयव हैं वो अवयव खुद से जुड़े हो, तभी वह तत्समक संबंध है, नहीं तो नहीं है। और कोई एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है और न ही कम हो सकता। देखो एग्जाम्पल, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और कुछ आया एक्स्ट्रा, नहीं आया। और क्या किसी की कमी है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, हाँ है। तो सभी अवयव के साथ जुड़े हुए हैं, सभी अवयव खुद से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, तत्समक संबंध हो गया। फिर से देख लो, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तभी यह तत्समक संबंध है। अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, देखो तीनों है, लेकिन और भी कुछ है, इसका मतलब ये तत्समक संबंध नहीं होगा। तो फिर R3 देखो, 1 1 है, 2 2 है, तो वास्तव में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है। अगर 3 3 होता तो ये हो जाता, लेकिन 3 3 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर देखो R4, 1 1 है, 2 2 है, 2 3 है, लेकिन 3 3 नहीं है। अगर 3 3 होता तो ये हो जाता तत्समक संबंध, बिल्कुल भी नहीं होता। इसके जगह पर 3 3 होता तब हो जाता। याद रखना, उसके अलावा कुछ ना हो और ना कम हो। जैसे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 हो, उसके अलावा 1 3 ऐसा कुछ ना हो और कुछ कम भी ना हो, तभी वह तत्समक संबंध कहलाता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।